Hello friends, this is Sitam Anand. Today we'll be studying Indian economy on the eve of independence chapter first. इस चैप्टर को हम लोग 5 टॉपिक्स में स्टडी करेंगे, 5 पार्ट्स में स्टडी करेंगे, जिसमें से लगभग हम लोग 8 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोगों का है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्र ईव का मीन्स होता है बिफोर या पहले, स्वतंत्रता के पहले किस प्रकार या कैसे हमको एक्सप्लॉयटेशन सहना पड़ा या हमारा किस प्रकार शोषण किया गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने लगाया कॉलोनियन। कॉलोनियन का मीन्स होता है इट रिफर्स टू अ सिस्टम बिटवीन 2 countries under which country being the ruler and another being the colony, and the ruling countries determine the economic policy of the colony. Means कह रहा है कि टू रिफर्स टू अ सिस्टम, ये एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 country, कितनी 2 countries अंडर विच कंट्री बीइंग रूलर, मतलब कोई एक कंट्री ऐसा होगा जो रूलर होगा और कोई एक कंट्री ऐसी होगी जो कॉलोनी के तौर पे होगी। रूलर कंट्रीज जो होगी वो उस कॉलोनी के लिए क्या करेगी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएगी जिससे कि उस कॉलोनी का डेवलपमेंट हो सके। जैसा कि आपको पता है कि स्वतंत्रता के पहले हम लोग क्या थे, एक कॉलोनियल स्टेट बने हुए थे, जिसमें जो हमारा रूलर कंट्री था वो ब्रिटेन था या ब्रिटिश थी। ठीक है, ब्रिटिश ने हमको मेनी तरीके से, विभिन्न तरीकों से वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन किए, जिसमें से हम लोग इसमें देखते हैं कि ठीक है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में हम लोग देखेंगे कि 3 टॉपिक्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड। जिसमें से एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर इस प्रकार से इसमें हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया गया, जिसमें से ब्रिटिश ने जो रहा वो एक अलग प्रकार के सिस्टम लेके आई। ब्रिटिश जो एक प्रकार के अलग सिस्टम लेके आई, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं जमींदारी सिस्टम। ठीक है, ये जमींदारी सिस्टम इस प्रकार की सिस्टम्स होती थी जो मेन हेड एंड फॉर्मर के बीच में एक मीडिएटर का वर्क करती थी। अर्थात अगर हम देखें तो यहाँ पे फॉर्मर, यहाँ पे जमींदार और यहाँ पे क्या होता था, ब्रिटिश। फॉर्मर और टीलर। ठीक है, ये 3 तरीके की पैटर्न, 3 पार्ट्स होते थे, जिसमें से जो जमींदारी या जो जमींदार होता था ब्रिटिश के द्वारा इसे फिक्स टैक्स देना होता था। ठीक है, या ब्रिटिश इनके ऊपर एक फिक्स पैटर्न्स लगा देती थी, जिसकी वजह से ये उनको एक टैक्स देते थे और बदले में वो ओनर ऑफ द लैंड बन जाते थे। ठीक है, उस पूरे जहाँ जितनी जगहों की उन्हें जमींदारी मिली होती है उन जगहों का ये क्या हो जाते थे, ओनर हो जाते थे। ओनर होने की वजह से ये जिन जिन फार्मर को या जिन जिन टीलर्स को अपनी लैंड देते थे, वहाँ पे जो लोग भी फार्मर्स वर्क करते थे उनके बदले में वो उनसे टैक्स लेते थे। ठीक है, अब इनकी जमींदारी सिस्टम ऐसी थी कि अगर ये ब्रिटिश के फिक्स टैक्स को अगर ये पे ना करें, अगर ये फिक्स टैक्स को पे ना करें तो इनकी जमींदारी क्या होती थी, छीन सकती थी। इसकी वजह से कि इनकी जमींदारी छीने ना, ये जबरन पैसा या जबरन टैक्स वसूलते थे, जिसमें से ये इतना ज़्यादा टैक्स वसूलते थे कि अगर कहा जाए तो 10/11 पार्ट जो भी इनके क्रॉप्स होते थे उसके 10/11 पार्ट्स ये जमींदार उनसे टैक्स के तौर पे ले लेते थे और फिर अपने जो फिक्स टैक्स होती थी ब्रिटिश को वापस करते थे। बाकी वो अपनी लाइफ को लग्जीरियस तरीके से एक्सपेंड करते थे। ठीक है, इस तरीके से ब्रिटिश ने जमींदारी सिस्टम के तरीके से टीलर्स या फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया। ठीक है, और इसके बदले में, टैक्स लेने के बदले में अगर देखा जाए तो कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी से टैक्स लेती है, उस टैक्स लेने के बदले में उन्हें विभिन्न प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर या विभिन्न प्रकार की चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करती है। जैसे कि सपोज डेट अगर नाउ अ डे देखा जाए
तो ब्रिटिश जो भी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है उसके बदले में वो हमें रोड्स, हेल्थ, एजुकेशन, स्कूल, रेलवेज वगैरह विभिन्न सारी चीज़ें देती है। उसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें इरिगेशन, कैनाल्स, फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग सीड्स मिलता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वो सारी के सारे पैसे अपनी लग्जीरियस पैटर्न्स पे ही, अपनी लग्जीरियस लाइफ पे ही एक्सपेंड करते थे और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन किया गया किसका? फार्मर एंड डीलर्स का। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन लोगों ने क्या किया? इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर हम देखें तो सबसे अहम हमारा होता था हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, हमारे यहाँ की हैंडीक्राफ्ट्स जो थी वो फॉरेन में भी या इंटरनेशनल में भी देखा जाए और अपने यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। जो राजा महाराजा या जो बहुत बड़े लोग होते थे वो हैंडीक्राफ्ट्स, बेटर से बेटर हैंडीक्राफ्ट्स को वो प्रमोट करते थे या उनका यूज करते थे, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट्स की जो डिमांड इंडिया और इन इंडिया एंड आउट इंडिया बहुत ही ज़्यादा थी। ब्रिटिशर्स ने एक ऐसे पैटर्न्स को लाया कि धीरे धीरे वो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को पूरी तरीके से, बैडली तरीके से डिस्टर्ब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से, जिनका हम लोग उपयोग ही ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल हैंडीक्राफ्ट्स में इन्होंने हैवी ड्यूटी टैक्स लगा दिया। हैवी ड्यूटी टैक्स लगाने की वजह से ये और ज़्यादा महंगे हो गए। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स ने अपने मशीन मेड गुड्स को इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में लाके डाल दिया, जिसकी वजह से इनके गुड्स चीपली हुए और लोग इनके गुड्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए और हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को लोगों ने इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया और धीरे धीरे ये हैंडीक्राफ्ट्स इंडियन डोमेस्टिक मार्केट से ही नहीं पूरे इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट से भी आउट हो गए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने एक हैवी शुल्क लगा के हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सप्लॉइट किया या हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया और इसमें कोई भी उन्होंने अपने तरीके से कोई ज़्यादा यहाँ पे वर्क नहीं किया सिवाय एक्सप्लॉइटेशन के। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड को किस प्रकार वो होता है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड में तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हम बात करते हैं। अगर एक्सपोर्ट मैक्सिमम हो जाए इंपोर्ट से, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन यम या एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, तो क्या होता है? प्रॉफिट मिलती है। ठीक है, और अगर यम इज ग्रेटर देन एक्स तो लॉस होता है किसी भी कंट्री में। किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें कि अगर एक्सपोर्ट अधिक है तो उसे प्रॉफिट होगा और एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट अधिक है तो उसे लॉस होती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया? हमारी जो रॉ मटेरियल जो हमारी होती थी उसको उन्होंने फ्री ड्यूटी टैक्स कर दिया। मतलब कोई भी इस पे शुल्क नहीं लगना है, सिर्फ रॉ मटेरियल पे। यही अगर हैंडीक्राफ्ट्स अगर हम सेल कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो हमें हैवी ड्यूटी शुल्क देनी पड़ती थी, पर हम इनका पैटर्न्स था, इनके रूल्स थे। इन्होंने क्या किया? रॉ मटेरियल फ्री ड्यूटी टैक्स के तौर पे उठा के ले गए, सिर्फ ओनली एक स्पेसिफाई कंट्री के लिए, वो इंग्लैंड और ब्रिटिश स्फीयर या एरिया। ठीक है, ब्रिटिश एरिया के लिए उन्होंने रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री टैक्स कर दिया स्पेशली, जिसकी वजह से इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया। वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह लगने लगे और लोग अलग अलग प्रकार के क्लॉथ्स या बहुत सारी प्रकार की मशीनरीज बनाने शुरू कर दिए। साथ में इंपोर्ट हुआ जो चीज़, इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो इनके ब्रिटिश और इंग्लैंड से बने हुए जो स्पेशली गुड्स जो थे, फिनिश गुड्स जो थे, ठीक है, स्पेशली इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में लाके रख दिया गया।
इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में इंग्लैंड या ब्रिटिश के बने फिनिश गुड्स को लाके रख दिया, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक गुड्स थे वो यहाँ पे इनसे कंपीट नहीं कर पाए और वो बाहर हो गए। ठीक है, इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया गया, ड्यूटी फ्री करके इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना एंड ड्यूटी फ्री करके अपने बने हुए फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना। इस तरीके से हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में भी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में भी इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया। फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं थी, जिसमें से इन कुछ टॉपिक को हम लोग देखेंगे, जिसमें से पहला है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट मीन्स होता है क्या? वेरी स्लो, बहुत ही धीमी गति से या ना के बराबर, ठीक है, कोई भी ग्रोथ ही ना हो, ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी उस समय थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो 1860 से लेके 1945 तक अगर देखें तो 0.5% पर एनुअम की ग्रोथ रेट थी। ठीक है, और अगर हम देखें 1925 से लेके 1950 तक की बात करें तो 0.1% पर एनुअम की ग्रोथ थी। अर्थात जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय थी पूरी की पूरी तरीके से एकदम स्थिर थी, स्लो थी, कहीं पे कोई मूवमेंट ही नहीं था, कोई ग्रोथ ही नहीं था। जैसे कि अगर हम आज देखें तो हम 2%, 4%, 8% की ग्रोथ पर एनुअम कर लेते हैं, उस तरीके से कुछ नहीं, एकदम ना के बराबर ग्रोथ चल रही थी। हमारी जो अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी थी वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी बनी हुई थी। सेकंड अगर देखें तो बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब अगर हम देख सकते हैं कि भारतीयों की जो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो होती थी, वो उस समय ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे अगर हम देखें तो 230 रुपये पर एनुअम, 230 रुपये मात्र। ठीक है, आज जहां हम लोग देखते हैं कि 70,000 पर, नियरली 70,000 पर मंथली होता है, पर मंथली। ठीक है, तो इस तरीके से बैकवर्ड इकोनॉमी गेट किया गया। उस समय एक बहुत बड़ी विशेषता रही इंडियन इकोनॉमी की ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, कि वहाँ पे बैकवर्ड इकोनॉमी रही। जो पैटर्न्स था कि 230 रुपीज़ पर मंथ रही पर कैपिटा इनकम। ठीक है, सेकंड अगर देखें तो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस था। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस में अगर हम देखें तो उस समय जो भारतीय थे, जो फार्मर थे, वो लगभग 72%, 72% लोग वर्क करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उनकी जो हिस्सेदारी आती थी इंडियन जीडीपी की बात करें। ठीक है, जीडीपी मतलब जहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, पूरे कंट्री में कुल कितनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, कुल कितनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही हैं, उसमें जो पार्टिसिपेशन रहती थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो मात्र ओनली 50% ही थी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत ही लो था, बहुत ही कम था। ठीक है, और जो प्रोडक्टिविटी थी, जो पीसेस ऑफ लैंड में जो प्रोडक्शन होता है एक छोटे से पीसेस ऑफ लैंड में, उनकी कितनी संख्या है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी लो थी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों लो थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो था वो बैकवर्डनेस के अंतर्गत आ रहा था। दूसरा अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में देखें तो लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ी कमी थी। हैवी इंडस्ट्रीज हम कोई प्रोड्यूस ही नहीं करते थे। ठीक है, हम कोई मशीन वगैरह बनाते ही नहीं थे, हम डिपेंड रहते थे किस पे? ब्रिटिश पे। यहाँ तक कि बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए हम डिपेंड हो गए थे ब्रिटिश पे। हम वहाँ से उनसे इंपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करने के बाद ही वर्क कर सकते थे। इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बैकवर्डनेस था। कब? ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम फीचर्स देखें तो वो है रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट पॉवर्टी का मतलब होता है बेकाबू गरीबी, एकदम किसी पे कोई कंट्रोल ही ना हो, इस तरीके की गरीबी वहाँ पे आ गई थी। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वो टैक्स दे रहे थे, टैक्स देने के बाद उनके पास कुछ बच नहीं रहा था, वो धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे, उनके भूमि के टुकड़े होते जा रहे थे, उनके पास कुछ नहीं बच रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। कहीं ना कहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सनस जो थे वो रैम्पेंट पॉवर्टी के अंतर्गत आ रहे थे, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी भारत में।
नेक्स्ट अगर हम फीचर्स को देखें तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो 1948 में मात्र 2100 किलोवाट में 2100 या 2100 मेगावाट बिजली ही हम प्रोड्यूस कर पा रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं। और वहाँ पे जो रेलवे नेटवर्क था 53,596 किलोमीटर तक की रेलवे की नेटवर्क थी, ज़्यादा नेटवर्क उनका फैला हुआ नहीं था। वो भी नेटवर्क सिर्फ वहाँ पे थे जहाँ पे ये और इनसे बने हुए प्रोडक्ट या मार्केट और मार्केट से लेके पोर्ट तक की ही इन लोगों ने नेटवर्क को फैला रखा था। इससे ज़्यादा वो पीपुल्स के लिए या इंडियंस के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा था, अपनी बेनिफिट के लिए ही किए थे। इसी की वजह से वहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। दूसरा, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। हम पूरी तरीके से किस पे हो गए थे? इंपोर्ट पे डिपेंड हो गए थे। और इंपोर्ट खासकर किससे इंपोर्ट करते थे? ब्रिटिश से। इनके बने हुए गुड्स को ही हम यूज़ करते थे। यही पूरे हम इन्हीं पे डिपेंड हो गए थे। फिर लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अगर हम बात करें तो बहुत ही लिमिटेड शहरीकरण या नगरीकरण की बात करते हैं तो आज नगरों में अगर हम देखें तो 35% लोग नगरीकरण में आ गए हैं। उस समय जो था नगरीकरण जो था वो 14% था और 86% जो थे वो रूरल पर्सन रहते थे, अर्थात नगरों में लोग बसते नहीं थे, उनकी संख्या जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, नगरीकरण बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि कॉलोनियल इकोनॉमी में क्या सिचुएशन हम लोगों की थी, कि कॉलोनियल इकोनॉमी में किस तरीके से हमको एक्सप्लॉयटेशन किया गया था, किस तरीके से भारतीयों का शोषण किया गया ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द फीचर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या विशेषता रही या किस प्रकार एग्रीकल्चर रहा इंडियन इकोनॉमी।